हेलो एवरीवन। जहां हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखा, जहां तक हमने जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के बीच में, कोई भी एटम है उसमें जो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन तीनों की डिस्कवरी हमने कंप्लीट देखी। ठीक है, तीनों को किस तरीके से डिस्कवर किया उसके बारे में कंप्लीट बेसिक से बात की। आज हम जो बात करेंगे वो हम इसके कुछ बेसिक जो जो एटम के बारे में जो जो थ्योरीज बनाई या जो जो टॉपिक्स बताए कि एटम ऐसा होगा, उसमें चेंज ये होगा, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर यदि हम ये देखें, पहले तो हम यही देखते हैं कि जो तीनों की तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में क्या क्या थ्योरी बताई गई, क्या क्या चीजें बताई। तो सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उसमें हम मेंशन करेंगे इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, दूसरा उसके बाद हमारे पास में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और तीसरा उसके बाद हमारे पास में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। इन तीनों पार्टिकल्स की, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स है। कोई भी एटम, जो भी एटम होगा वो हर कोई इन तीनों पार्टिकल्स को कैरी करेगा। ठीक है, इसके कंक्लूजन भी हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं, इनकी डिस्कवरी करने वाला कौन कौन है, डिस्कवरर कौन है, इन तीनों के डिस्कवरर कौन कौन है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जे थॉमसन था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन को डिस्कवरी करने वाले थे रदरफोर्ड। इसको रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट से, जहां पे इन्होंने बताया, पीछे का रिवाइज कर रहे हैं, साथ साथ में ये सोच लेना कि पीछे का रिवाइज हो रहा है। ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से, अल्फा पार्टिकल से इसने जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ, किसी ने नहीं देखा है तो उसको मेंशन कर लेना। ठीक है, रदरफोर्ड ने इसके बारे में बताया। तीसरा हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जो चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे वो ये थे। ठीक है, यहां से हमारे पास सेकंड में उन्होंने क्या क्या सिंबल दिए, तो इसके लिए सिंबल जो प्रोवाइड किए उन्होंने वो दिया कि इलेक्ट्रॉन को हम ई से इंडिकेट करेंगे, प्रोटॉन जिसको हम पी से इंडिकेट करेंगे, और न्यूट्रॉन जिसको हम एन से इंडिकेट करेंगे। सबसे पहली चीज जिसमें हमारे पास में ये जो दोनों पार्टिकल्स होंगे, ये जो दो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज्ड होते हैं। ये दोनों के दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। अब चार्ज में भी कैसे, अगर यदि हम इनके चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज में अगर यदि हम ये चीज देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज में इसका चार्ज वैल्यू क्या है, इसकी चार्ज वैल्यू क्या है, तो इसका जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो होता है हमारे पास में 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। -19 कूलम बेसिक सी बात है, हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे हम नेगेटिव चार्ज अप्लाई करते हैं, और ये जो नेगेटिव चार्ज लगाते हैं वो इंडिकेट करता है कि मेरे पास ये जो चार्ज दिया है वो इलेक्ट्रॉन का है। ये सिर्फ बताता है, नेगेटिव चार्ज है वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज होगा प्लस। पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और जो कि प्लस चार्ज होता है जिसकी वैल्यू होती है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों की वैल्यूज बराबर होती है, सिर्फ फर्क क्या होता है, दोनों में जो प्लस चार्ज और माइनस, प्लस साइन और माइनस साइन का डिफरेंस होता है, बस वैल्यू वही होती है, दोनों के चार्ज बराबर होते हैं, -19 कूलम। बात क्लियर हो गई। तीसरा हमारे पास में देखें न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ये जीरो चार्ज कैरी करने वाला पार्टिकल है। क्लियर हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि मास होता है, मास भी प्रेजेंट होता है। मास होता है, इलेक्ट्रॉन में मास होता है, बोले हाँ मास होता है। कितनी वैल्यू होती है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻⁻28, दैट इज ग्राम। ध्यान देना है, दैट इज ग्राम। और अगर हम इसको किलोग्राम में लिखते हैं तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास में दोनों यूनिट्स में किसी में भी आप मेंशन कर सकते हो, या तो आप ग्राम में या फिर किलोग्राम में, दोनों यूनिट सेम है। उसके बाद हम आते हैं प्रोटॉन के ऊपर, क्योंकि अब हमने एक चीज पढ़ी, जो हमारा न्यूक्लियस है वो दोनों चीजों को कैरी करता है, न्यूट्रॉन को भी और प्रोटॉन को भी। न्यूक्लियस में ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। इलेक्ट्रॉन है वो लाइट वेट का होता है एज कंपेयर्ड टू
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों से कम वेट का होता है। और दूसरी बात, इन दोनों का जो साइज है, ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो सिमिलर होते हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन दोनों का जो चार्ज है वो तो चार्ज तो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जीरो चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है, लेकिन इसके ऊपर जो मास होता है, ये जो मास होता है, दोनों का मास लगभग बराबर होता है। कितना होता है? इसके मास की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁴, दैट इज -24, दैट इज ग्राम, दैट इज ग्राम। और अगर यदि हम इसको किस में लेते हैं, किलोग्राम में, तो 1.67 इंटू 10⁻⁴, दैट इज -27 किलोग्राम, इतने के बराबर इसकी वैल्यू होती है। सिमिलर तरीके से जब प्रोटॉन की वैल्यू और न्यूट्रॉन दोनों का मास बराबर होता है तो यही वैल्यू लगभग इसकी आती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कुछ कंक्लूजन दिए, और वो क्या दिए यहां से हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में इनके बेसिस पे जो चैडविक था जिसने डिस्कवरी न्यूट्रॉन की उसने अपने कुछ पॉइंट्स बताए और उसमें कुछ कंक्लूजन्स दिए। क्या दिए? एटम के बारे में बात की। सबसे पहला उसका जो कंक्लूजन था वो ये था, क्या? कि हमारे पास कोई भी एटम हो, कोई भी एटम, पूरे जितने भी पीरियडिक टेबल है जिसमें अभी हमने 118 एलिमेंट्स नोन है, हमारे पूरे पीरियडिक टेबल में अभी 118 एलिमेंट्स नोन है, उनमें जितने भी एटम्स हैं, कोई भी एटम प्रेजेंट हो, हर एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैरी करेगा। एवरी एलिमेंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ध्यान देना है, एक्सेप्ट है, सिर्फ पूरी पीरियडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है, पूरी पीरियडिक टेबल में केवल और केवल एक एलिमेंट ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, और वो कौन सा है? दैट इज हाइड्रोजन। जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट है उसके पास, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की वैल्यू दैट इज 0। न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है, न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता ही नहीं है। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया उन्होंने? कहा कि मेरा कोई भी जो एटम है उसका न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस होता है, ठीक है भाई, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस दो चीजों को कैरी करेगा, प्रोटॉन को कैरी करेगा और न्यूट्रॉन को कैरी करेगा, दोनों चीजों को कैरी करेगा। ठीक है। इन दोनों पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। सबसे पहली चीज न्यूक्लियॉन्स का क्या होते हैं? आपसे कोई भी पूछ ले व्हाट आर द न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल्स? वो होते हैं हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक फंडामेंटल जो हर किसी में प्रेजेंट होगा, हर किसी में। ठीक है। अब ये न्यूक्लियॉन्स है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये न्यूक्लियॉन है। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब कोई भी जो एटम लेंगे, कोई भी एटम, तीसरी बात जो बोली वो ये बोली कि जब हम कोई भी एटम लेंगे वो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल चार्ज होगा, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। एटम ओवरऑल अगर उस पर चार्ज देखेंगे तो वो 0 चार्ज कैरी करने वाला होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स और उन तीनों में से एक पे प्लस, एक पे माइनस और एक पे कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब ये हो गया अगर जितने नंबर ऑफ, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होंगे। कब होगा? जब वो एटम न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं है। अगर यदि वो 0 चार्ज है मेरा एटम, सबसे पहली चीज तो ये होगा कोई भी एटम होगा वो 0 चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा, फ्री स्टेट में पड़ा है, न्यूट्रल होगा। इसका मतलब क्या हो गया? उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। अगर इसमें 10 पॉजिटिव चार्ज है
तो इसमें 10 नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। ध्यान से समझनी है, बिल्कुल एकदम पोलाइटली समझने हैं इस चीज को, कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई? अगर उसमें 10 पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो वो न्यूट्रल स्टेट में होगा। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है, ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते भी हो और समझते भी हो। ठीक है, चलो अब हमारे पास ये बातें जो थी वो तो न्यूट्रल स्टेट के लिए बोली। अब उन्होंने एक चीज बोली सबसे इंपॉर्टेंट, और वो ये, कोई भी एटम जो प्रेजेंट है, कोई भी एटम प्रेजेंट है, क्लियर, उसके न्यूक्लियस के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। ये कौन सी बात हुई? अगर मेरे पास में कोई भी एटम प्रेजेंट है तो उस एटम में न्यूक्लियस भी होगा, बिल्कुल होगा। हम उस न्यूक्लियस को, हम ये कहें हम यहां से चले और यहां से चलते चलते हमने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉन से टकराया, और इलेक्ट्रॉन से टकरा के मैं कह रहा हूं मैं न्यूक्लियस पे जाके अटैक करना चाहता हूं, मैं न्यूक्लियस पे अटैक करूंगा। ये मेरी सबसे बड़ी भूल होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैं एटम जो प्रेजेंट है उसके न्यूक्लियस के साथ में कोई भी किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं कर सकता हूं। न्यूक्लियस नहीं छेड़ सकता हूं मैं। अगर मेरा वो न्यूट्रल स्टेट में है, मैं कभी भी उसके एटॉमिक नंबर को चेंज नहीं कर सकता हूं। एटम का जो भी एटॉमिक नंबर होगा, कोई भी एटॉमिक नंबर हो उसका, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूं। एटम के एटॉमिक नंबर को चेंज नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? एटम का एटॉमिक नंबर कौन है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन है, और प्रोटॉन को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। प्रोटॉन जितने हैं, अगर किसी भी एटम में 10 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 10 है। उसके 10 के प्रोटॉन्स को मैं 11 प्रोटॉन नहीं बना सकता हूं, इजीली नहीं बना सकता हूं मैं। अगर मैं उसको नॉर्मल स्टेट में रखूं तो मैं उसके प्रोटॉन से साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। वो नॉर्मल है, जितने हैं वो उसकी खुद की स्टेट में है, उनको मैं नहीं छेड़ सकता हूं। क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर हो गई? अब उन्होंने एक बात इसके बाद बोली, चलो ठीक है हम न्यूक्लियस पे हाथ नहीं लगा रहे, न्यूक्लियस को नहीं छेड़ रहे, फिर हम एटम का कर क्या सकते हैं? तो वहां से उन्होंने एक और अच्छी चीज बताई। उन्होंने कहा कि देखो ध्यान दो, एटम में न्यूक्लियस है, उसको तो छेड़ना नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी कोई और घूम रहे हैं। और वो कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूमने लग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। आप बहुत आसानी से यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन को निकाल भी सकते हो और इलेक्ट्रॉन को ऐड भी कर सकते हो। आप यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकते हो, बहुत आराम से यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन को लिया, आप निकाल लो, लेके चले जाओ, बाहर चले गए। मान लो इनिशियल कंडीशन, ध्यान से देखना, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखना, अगर मान लो सपोज करो मेरा कोई भी एटम है, इनिशियल कंडीशन में जब वो न्यूट्रल है, इसका मतलब उसमें 10 पॉजिटिव, मान लो सपोज करो उसके पास में 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों के दोनों चार्ज प्रेजेंट है, बराबर है, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, दोनों बराबर है, तो वो कैसी स्टेट में? न्यूट्रल स्टेट में प्रेजेंट है। मतलब उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है? 0 है। ओवरऑल चार्ज दैट इज इक्वल्स टू 0। इतने कब? जब उस पर 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? हम प्रोटॉन पे तो हाथ लगा ही नहीं सकते हैं, प्रोटॉन पे हाथ लगा नहीं सकते। किसको निकाल सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैंने यहां पे पहली कंडीशन ली है, ध्यान से समझना, अगर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन में ऐड करने चल पड़ा हूं, इलेक्ट्रॉन एडिशन करने चला, इलेक्ट्रॉन एडिशन करूंगा तो मेरे पास में 10 प्रोटॉन है, क्या ये चेंज होंगे? नहीं होंगे। 10 प्रोटॉन है प्रेजेंट है 10 ही है। अब मेरे पास में इलेक्ट्रॉन ऐड किए, ऐड करते मेरे पास पहले 10 थे, अब कितने हो गए? उसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 नेगेटिव चार्ज हो गया। अब एक चीज देखो, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 10 पॉजिटिव है 11 नेगेटिव है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है? कौन सी अमाउंट बढ़ गई? नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। नेगेटिव चार्ज बढ़ा है, कब बढ़ा है? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। क्या ये बराबर बचे? नहीं, प्रोटॉन्स हैं उनकी वैल्यू कम हो गई, किससे? इलेक्ट्रॉन से।
इलेक्ट्रॉन से वैल्यू कम हो गई, और वैल्यू जैसे ही कम हुई तो मेरे पास में एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या क्रिएट हो जाएगा? कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? अरे जब नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर मान लो सपोज करो मैं तीसरा केस लेता हूं, इलेक्ट्रॉन ऐड किए, अब मैं यहां पे कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं, एलिमिनेट कर रहा हूं। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या? पहले 10 थे, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या कर रहा हूं? 10 तो पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल है, इसको तो हम हाथ ही नहीं लगा रहे। किसको निकाल रहे हैं? 10 नेगेटिव चार्ज, तो उसमें से एक नेगेटिव कम कर दिया, तो एक नेगेटिव कम करते कितना बच गया? 9 नेगेटिव बच गया। किसकी वैल्यू बढ़ चुकी है? अब मेरे पास में वैल्यू बढ़ी है किसकी? प्रोटॉन की ज्यादा है। किस कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन की। क्या हमने प्रोटॉन को छेड़ा है? नहीं छेड़ा। प्रोटॉन तो मेरा 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, तीनों केसेस में। यहां पे मेरे पास प्रोटॉन बढ़ गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। इसका मतलब मेरे पास प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही कम हुए इसका मतलब इस एटम के ऊपर कैसा चार्ज? दैट इज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज हो गया तो मेरे पास अब एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड, अब एटम नेगेटिवली चार्ज्ड, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो गया। बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर है? क्या हमने प्रोटॉन छेड़े? नहीं छेड़े। क्या एटम पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दो, पॉजिटिव चार्ज। क्या एटम नेगेटिव चार्ज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। क्या एटम न्यूट्रल होता है? वो तो हमेशा ही होता है। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे स्पीसीज को हम आयंस बोलते हैं। आयंस बोलते हैं। किसका आयन है? वो एलिमेंट पे जिस जो चार्ज होगा वो उस एलिमेंट का आयन होगा। उस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन हो सकता है, एनायन बोल सकते हैं। क्लियर है? तो उनको हम आयंस बोलते हैं। जैसे अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे को कोई भी एटम दे दे, क्या दे दे? सबसे पहले मान लो सपोज करते हैं ध्यान से समझना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। अब मैं इसके बारे में बात करूं, ध्यान से समझना, इसी चीज को ध्यान से समझना, एग्जांपल लेके कर रहे हम। हाइड्रोजन अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास में एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। जब ये न्यूट्रल स्टेट में है, जब इसका ओवरऑल चार्ज 0 है, जब ये फ्री स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, मतलब दोनों के पास ओवरऑल चार्ज 0 है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। मुझे इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा। मेरे पास पहले कितने थे? एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था। अब मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने का मतलब क्या है? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन था, अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 0 इलेक्ट्रॉन बच गए। पहले मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन बचे। कब? जब पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूट्रॉन कितने, सॉरी प्रोटॉन कितने? दैट इज 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। कब है? जब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब क्या है? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन था वो भी हमने निकाल दिए। क्लियर हो गया? दूसरा केस लेते हैं। अगर मेरे को हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करना है, नेगेटिव चार्ज आना, अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव चार्ज डाल दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किए। एक ऐड करते ही मेरे पास ये 2 नेगेटिव बन गए। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्रोटॉन्स कितने हो गए? दैट इज 1 प्रोटॉन। तो मेरे पास इस कंडीशन में ये स्टेट आ गई। तो हम इनको बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं? H आयन। जहां पे प्रोटॉन बोल सकते हैं हम इसको, प्रोटियम आयन भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, सब चीजें हम इनको अलग अलग बोल सकते हैं। बात क्लियर हो गई? जैसे और चीज देखो, मान लो सपोज करो हमने यहां पे लिखा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दैट इज N, नाइट्रोजन दैट इज N। N मतलब नाइट्रोजन का मतलब होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना? दैट इज 7, दैट इज 7। इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 प्रोटॉन्स है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज उतने तो नेगेटिव चार्ज होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। मैंने नाइट्रोजन को
नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव दिखा दिए, N3 माइनस, इसका मतलब क्या हो गया 3 माइनस, इसका मतलब क्या हो गया 3 नेगेटिव चार्ज बढ़ चुके हैं। 3 नेगेटिव कब बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ना, इसका मतलब क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना, इलेक्ट्रॉन ऐड ही तो करेंगे। तो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिए, इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, दैट इज 10। इसमें प्रोटॉन्स कितने हो गए, दैट इज 7। बात क्लियर हो गई। जैसे मान लो सपोज करो कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर कितने प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 20 प्रोटॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 प्रोटॉन्स होते हैं नॉर्मल स्टेट में, जब ये फ्री स्टेट में। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर क्या बढ़ा दिया, मान लो सपोज करो मैंने इसको बना दिया कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 प्लस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं या फिर इजेक्ट किए, तो हम यहां से कहेंगे इजेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, इजेक्ट कर रहे हैं। इजेक्ट करने का मतलब क्या, कितने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर रहे हैं, तो 2, कितने हो गए 20 माइनस 2 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, दैट इज 20 प्रोटॉन्स। बस ये स्टेट आ गई, बात क्लियर हो गई। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा, यहां तक आयंस क्या होते हैं, किस तरीके से जनरेट होते हैं, वो चीज समझ आ गई। अब चलते हैं इसके बाद तीसरे स्टेप पे, और वो क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि अगर मैं एटम को देखता हूं, हम एटम को देख रहे हैं, तो उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल भाई न्यूक्लियस होता है, और जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और जो एटम होता है इसमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ओवरऑल अगर यदि हम देखें तो बहुत छोटा होता है, मास बहुत कम होता है, किसकी कंपैरिजन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है, हम इसके मास को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर दें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास में एटम का जो मास है वो कहाँ सेंटर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे, तो ये बन जाता है हमारा एटॉमिक मास, ये वैल्यू हमारी एटॉमिक मास के बराबर होती है। इसका मतलब हमारे पास में 2 चीजें निकल के आई, एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों के समेशन वैल्यू के बराबर मेरा एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है। तो यहां से उन्होंने एक बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया और एटम को अरेंजमेंट करना दे दिया, एटम को अरेंज करना सिखा दिया। उन्होंने क्या सिखाया, उन्होंने बोला कि हम कोई भी जो एटम है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिया। क्या बताया कि किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट को हम जब लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जो एलिमेंट का बेस है, बेस होने का मतलब क्या है, किसी का भी बेस, अगर मैं बोलूं मेरा बेस क्या है, तो मेरे फुट है, मेरे पैर है, वो बेस है। अगर यदि मैं इस एलिमेंट के बेस को देखूं, इसके पैरों को देखूंगा, तो वहां पे मैं मेंशन करूंगा एटॉमिक नंबर, वहां पे मेरा एटॉमिक नंबर होगा जो उसका बेस होगा। एलिमेंट के पैरों में हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे, और जो एलिमेंट का सर है, हेड है, वहां पे हम एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास। तो अगर मैं एलिमेंट को अज्यूम करता हूं x, एलिमेंट मेरा x है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, दैट इज z। हमने देखा था z से इंडिकेट किया था एटॉमिक नंबर को, किसने, मोसले ने किया था। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है z। x एटॉमिक नंबर दैट इज इंडिकेटेड बाय x, दैट इज a। एटॉमिक मास होता है वो a से इंडिकेट करता है। तो हमारे पास ये कंप्लीट एटम को, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का उन्होंने तरीका दे दिया कि हम कोई भी एलिमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वो z, x और a होगा, जहां पे उसके टॉप में, उसके सर पे एटॉमिक मास लिखा होगा, जिसके पैरों में एटॉमिक नंबर लिखा होगा। यहां से उन्होंने बहुत बड़ी चीज दे दी। और कुछ
ऐसे एलिमेंट्स थे, जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जब उन्होंने कुछ थ्योरीज दी, जब उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स निकाले, तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें किसी एलिमेंट में तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास है वो सेम आ रहा है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे उनमें न्यूट्रॉन्स सेम आ रहे थे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनमें प्रोटॉन सेम आ रहे थे। तो मतलब इन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को ध्यान में देते हुए उन्होंने कुछ टर्म्स दी, इंडिकेट किया हमें कि हम इनके नामों को, जैसे मान लो सपोज करो अगर हम जैसे कहीं भी जा रहे हैं, हमारे जैसे दूसरे भी लोग मिलेंगे, प्रॉपर्टी तो सभी में सेम है, मेरे भी हाथ है, उसके भी हाथ है, मेरे भी पैर है, उसके भी पैर है, लेकिन नाम तो अलग है। मेरा नाम अजय है, आपका नाम कुछ और है, आपका नाम कुछ और है, मतलब हर किसी का नाम अलग होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एलिमेंट्स में कुछ चीज़ें देखी जिनके बेसिस पे कुछ अलग अलग नाम दिए गए और उन नामों को हम इंडिकेट करते हैं। कैसे? सबसे पहले उन्होंने नाम दिया आइसोटॉप्स। क्या होते हैं आइसोटॉप्स? चलो देखो ध्यान से समझना है, इन नामों को ध्यान से समझना है, बार बार यूज होंगे, बार बार रिवाइज होंगे। आइसोटॉप, सबसे पहले तो आप आइसो वर्ड को समझ लीजिए। आइसो क्या होता है? आइसो जहां भी लिखा मिलेगा किसी भी नाम के आगे, जिस भी नाम के आगे आइसो वर्ड लिख दिया, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, या आगे चल के आप पढ़ोगे, जब आप आगे जाओगे तो आइसोथर्मल, आइसो, जिसके भी आगे जहां भी आइसो लिखा है, मेरे नाम के आगे आइसो अजय, इसका मतलब क्या है? मैं सिमिलर हूं, मेरा नाम सेम है, किसके साथ में? दूसरे का नाम मेंशन होगा। क्लियर है? आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। तो हमारी सबसे पहली टर्म पढ़ते हैं जहां पे हम बात करते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स देखो ध्यान से समझना है, आइसोटॉप होते क्या है? आइसोटॉप्स, हम इसको अगर यदि क्लियर लिखे, मैं इसको छोटा छोटा लिख रहा हूं, आइसो दैट इज टॉप, ये मैंने ऐसे लिखा है आइसोटॉप्स। देखो ये वर्ड मैंने इंडिकेट किया, टॉप। टॉप का मतलब क्या है? टॉप में कौन होता है? किसी भी एलिमेंट के टॉप में कौन होता है? एक्स, दैट इज ए, दैट इज जेड, यही होता है। अगर मेरा कोई भी एलिमेंट जिनको मैं कंपेयर कर रहा हूं, अगर उनके टॉप्स डिफरेंट है, टॉप्स डिफरेंट है, टॉप डिफरेंट होने का मतलब क्या है? उसका एटॉमिक मास, ए कौन होता है? एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर? दैट इज एटॉमिक मास। अगर किसी का भी एटॉमिक मास डिफरेंट होगा और जिसका सेम क्या होगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो हम उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। जैसे बहुत 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 अच्छे से पढ़ा होगा आपने हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन 1 दैट इज 1, हाइड्रोजन 1 दैट इज 2, हाइड्रोजन दैट इज 1 दैट इज 3, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, यही होते हैं जहां पे उनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, जहां पे उनके टॉप डिफरेंट है, टॉप्स डिफरेंट है, डिफरेंट टॉप है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखो। अगर यदि आपको समझ भी नहीं है तो आप ये छोटी सी ट्रिक बना के याद कर सकते हो। आइसोटॉप्स, टॉप 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 डिफरेंट, टॉप डिफरेंट है तो मतलब क्या है? टॉप मेरा 1 2 3 डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर जिसमें सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा या एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, उसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्लियर हो गया? एग्जांपल एक और देख लो, जैसे मान लो सपोज करो कार्बन, कार्बन और एक और कार्बन, जहां पे 6 6 6 एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन 12 13 14 एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, 12 13 14। क्लियर हो गया? तो सबसे पहली चीज आइसोटॉप्स क्या होता है, उन्होंने ये चीज बोली। जैसे एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज करना आ गया, उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास एटॉमिक नंबर इस तरीके से मेंशन कर, एटॉमिक जो एलिमेंट है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एटॉमिक नंबर सेम तो हम उनको आइसोटॉप बोलेंगे। क्लियर? सेकेंड थिंग, दूसरा नाम क्या दिया उन्होंने? दूसरा नाम दिया, चलो ठीक है आइसोटॉप ये होते हैं, दूसरा वर्ड दिया उन्होंने आइसोबार। आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार क्या होते हैं? मेरे पास एक वर्ड लिखा आइसो, आइसो का मतलब मेरे को सेम दिख रहा है, आइसो मतलब सेम है, लेकिन क्या सेम है, क्या चीज सेम है वो देखने की कोशिश करते हैं। इसमें मेरे पास आइसोबार्स है, आइसोबार का मतलब हो गया मेरे पास कि उसके अंदर मैं इसको और छोटा करके लिख रहा हूं, आइसो, आइसो सेम, बार
BARE या बार्स, ऐसे ले लो, ऐसे ठीक है, कोई बात। BA मतलब बेस, बेस होते हैं बेस। अगर मेरे पास में बेस डिफरेंट, है, बेस डिफरेंट कहाँ पे होगा, कहाँ होगा बेस डिफरेंट? अगर किसी भी एलिमेंट में जहां पे बेस डिफरेंट है लेकिन जिसका टॉप सेम है, टॉप सेम होगा, तो ऐसे एलिमेंट को यहां पे देखो मेरे पास में जहां पे Z और A, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका बेस डिफरेंट हो और मास सेम होगा, तो हम ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे कंपैरिजन को हम आइसोबार बोलते हैं, आइसोबार। तो हमारे पास में क्या हो गया, क्या होगा वो चीज़, तो हमारे पास में क्या चीज़ होगी ऐसी, तो हम ऐसा एलिमेंट अगर लें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कैल्शियम ले लो, सबसे पहले कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, कार्बन नाइट्रोजन, दैट इज 6, दैट इज 7, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए, मास नंबर दैट इज 14, दैट इज 14, दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। तो हम यह कह सकते हैं ये मेरे पास में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसको हम मेंशन कर रहे हैं। क्लियर? चलो और चीज़ देखते हैं, जैसे मान लो हम कैल्शियम का एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम दैट इज पोटाशियम, दैट इज 19, दैट इज 20, डिफरेंट है लेकिन इसका भी 40 एटॉमिक मास होता है, इसका भी 40 होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आइसोबार से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ होगी, बेस डिफरेंट होगा, बेस डिफरेंट, तो हम उसको मेंशन करेंगे जहाँ पे टॉप सेम, तो आइसोबार्स। क्लियर? चलो उसके बाद आता हमारे पास में थर्ड थिंग जिसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। ध्यान से समझना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स बिल्कुल ध्यान से समझना है। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स, आइसो मतलब तो सेम, आइसो, TO, अब देखो NES, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे N का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है भाई, मेरे पास प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है प्लस इलेक्ट्रॉन है, एटम में तो यही होता है, N कौन है, बिल्कुल आप बहुत आराम से समझ गए हो इस चीज को, बिल्कुल समझ गए हो। अगर किसी भी कंपोनेंट में कोई भी एलिमेंट जो हमारा है, अगर उसमें न्यूट्रॉन्स, कौन, न्यूट्रॉन्स वो सेम है, अगर ये सेम है, न्यूट्रॉन सेम है और बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों डिफरेंट है, मतलब या फिर आप ये कह सकते हो उसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट और उसका मास नंबर भी डिफरेंट, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट है, तो हम ये कह देंगे कि वहां पे आइसोटोन्स प्रेजेंट है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखते हैं तभी पता चलेगा हमें। तो देखो कार्बन नाइट्रोजन दैट इज 6, दैट इज 7, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर देखते हैं दैट इज 13, दैट इज 14, एटॉमिक मास भी डिफरेंट, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट। इसका मतलब क्या चीज सेम होगी भाई, एटॉमिक मास किससे बना होता है, प्रोटॉन से बना होता है, एटॉमिक मास किससे बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। अगर मेरे पास प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 + 7 दैट इज 7, तो न्यूट्रॉन इसमें मेरे पास में न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 7 है। अगर मैं इस वाले की बात कर रहा हूं 7 दैट इज प्रोटॉन, प्रोटॉन मेरे 7 है और ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 7 की वैल्यू ये है प्लस 7, तो यहां पे न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 7, तो दोनों के दोनों बराबर है। ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, n दैट इंडिकेट्स न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स सेम होंगे, तो ऐसे हम एलिमेंट्स को जब कंपेयर करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स है। बात क्लियर होगी, बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर है या नहीं है ये बताओ, पहले तो क्लियर हो गई। और एक लास्ट हमारे पास में आते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं डाइफर्स, डाइपर मत पढ़ना, आइसोडाइफर्स। तो हमारे पास में क्या होता है, आइसो लिखो, डाइफर्स, ये चीज अलग है, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट,
दैट इज डिफरेंट। डिफरेंस हम ये भी कह सकते हैं डिफरेंस। डिफरेंस किसका? डिफरेंस अगर यदि सेम होगा, डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस सेम होगा, हाँ डिफरेंस सेम होगा। किसमें डिफरेंस सेम होगा? देखो समझना है क्या क्या। देखो अगर मेरे कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्लोरीन, मैंने लिखा फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर दैट इज 9, एटॉमिक मास दैट इज 19। इसका जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन, जो नंबर है प्रोटॉन के दैट इज 9, न्यूट्रॉन है दैट इज 10। यही होगा क्योंकि P प्लस N से ही तो मिलके बना है, और ये वैल्यू 19 है, ये वैल्यू 9 है, तो दूसरी कितनी बची? 10 है, न्यूट्रॉन मेरा 10 है। क्लियर हो गया? इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, तो मेरे पास 1 आएगा। प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होगा, 1 होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 6 कार्बन 13, कार्बन 6 कार्बन 13, इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं। यहां पे मेरे पास में प्रोटॉन दैट इज 6, न्यूट्रॉन दैट इज 7, 6 प्लस 7 दैट इज 13, तो मेरे पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 1। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट्स जिनके बीच में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच का जो डिफरेंस होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, P माइनस एन या N माइनस पी, ऐसा ले सकते हैं N माइनस पी। तो अगर यदि मैं इसको एक कंप्लीट टेबल सी बनाऊं, अगर मैं एक टेबल ड्रॉ करूं तो मैं वहां पे मेंशन करूंगा, इस चीज को नोट कर सकते हो। क्या चीज है? सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा? आइसोटॉप्स पढ़े। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब क्या है? जहां पे क्या चीज सेम और क्या चीज डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट। यही था, टेबल बना लेते। ये चीज एटॉमिक नंबर सेम था, एटॉमिक मास डिफरेंट था। दूसरा हमने पढ़ा आइसोबार्स। आइसोबार में क्या था? आइसोबार कहता है मेरे पास में एटॉमिक नंबर, बिल्कुल अपोजिट टर्म ऊपर वाले की, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक मास सेम। एक टेबल बना के ऐसे नोट कर सकते हो जिससे आपको आसानी होगी, ठीक है। तीसरा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स ऐसे कोई भी एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज सेम, डिफरेंट लिख रहे हैं तो न्यूट्रॉन सेम यहां पे लिख लो, चलो ठीक है, न्यूट्रॉन सेम लेकिन एटॉमिक नंबर एंड जेड, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास बोथ आर डिफरेंट, दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे, यही होगा। और लास्ट हमारे पास में क्या था? आइसोडाइफर्स। यही होता है जिसमें n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, ये चीज सेम होगी, ठीक है, ये चीज सेम होगी। और क्या डिफरेंट होगा? ए भी डिफरेंट, जेड भी डिफरेंट, वो अलग अलग चीजें हो सकती है। बात क्लियर है? तो ये हमारे पास में चारों टर्म्स किससे इंडिकेट किए हैं? जब हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों की डिस्कवरी करी और उसके बाद में जो एलिमेंट हमने मेंशन किया, किस तरीके से हम उसको मेंशन करते हैं, उसके बाद वहां से जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि हम इनके नामों को दे देते हैं ना, भाई नाम बना देते हैं, इनको हम आइसोटॉप बोलेंगे, उनको हम आइसोटॉप्स बोलेंगे, इनको हम आइसोबार बोलेंगे, उसको आइसोटोन्स बोलेंगे। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? क्लियर है एकदम? एक और भी दिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसको आप जानते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं? किसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक? देखो एक वर्ड मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आइसो और इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास में ये तो चीज समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन्स जिसमें सेम, इलेक्ट्रॉन्स सेम, ऐसे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको मेंशन करना है, आपको बनाना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं और उनको आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि ये इलेक्ट्रॉन के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के एग्जाम्पल्स है। क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया? तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की कंप्लीट टर्म्स, किस तरीके से एलिमेंट को मेजर किया, किस तरीके से एलिमेंट को डिनोट किया और क्या क्या उसके नाम दिए। क्लियर? आई होप आप लोगों के लेक्चर पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।